नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। 12th क्लास की हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं पहले चैप्टर की। काफ़ी विस्तार से हम लेकर चल रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होंगी, 15 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट ऐसे करके होंगे और 4 से 5 वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो MCQ हैं पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड वो हम देखेंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि 50 MCQs हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो हम फास्ट पढ़ेंगे और आंसर आपको बताते जाएंगे। अगर आपको आंसर खुद गेस करना है तो वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा, ठीक है। सोचिएगा अपने में। सबसे पहला, विलय यानी मर्जर से किस प्रकार का बाजार बन सकता है। इसके कहने का मतलब है, मान लो 2 कंपनियां हैं, आपस में मिल जाती हैं और वो कह रही हैं, ये तो चश्मा बन गया, वो कह रही हैं कि हम क्या करते हैं, एकाधिकार कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहेगा और अपने मन मर्जी से हम क्या करेंगे, लोगों को वस्तुएं बेचेंगे। तो उसमें क्या हो सकता है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बनता है, एकाधिकार हो जाता है, खुला बाजार होता है या उपभोक्ता बाजार होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकाधिकार यानी मोनोपोली हो जाती है। स्पष्टीकरण, विलय यानी मर्जर के कारण कंपनियां प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकती हैं जिससे एकाधिकार बनता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन में सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है। करों में वृद्धि करना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, आय घटाना या बचत प्रोत्साहित करना, क्या होता है। आर्थिक मंदी चल रही है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक मंदी चल रही है यानी कि बाजार में पैसे वैसे नहीं है, तो क्या करेंगे आप, रिसेशन चल रहा है तो आप क्या करेंगे, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएंगे। सरकार क्या करेगी, इंक्रीज मनी सप्लाई। सरकार मुद्रास्फीति बढ़ा देगी। सरकार मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर मांग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा तो नौकरियां मिलेंगी तो उसको रोजगार, जब रोजगार मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, घर ले जाएंगे, बच्चों को देंगे, ठीक है, वाइफ को देंगे तो वो क्या करेंगी, सब सामान खरीदेंगे तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संतुलन यानी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तब प्राप्त होता है जब, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होता है, मांग ज़्यादा हो आपूर्ति कम हो, मांग आपूर्ति के बराबर हो, मांग कम हो आपूर्ति ज़्यादा हो, या उत्पादन ज़्यादा हो खपत यानी कंजप्शन कम हो, क्या होगा। आर्थिक संतुलन कब होता है, मांग आपूर्ति के बराबर हो जाए तब होता है। स्पष्टीकरण क्या है, आर्थिक संतुलन में बाजार की मांग और आपूर्ति बराबर होती है। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल जो सीमांत होती है ना, सीमांत यूटिलिटी उपयोगिता का क्या अर्थ है। वस्तु की कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, अतिरिक्त उपयोगिता, शून्य उपयोगिता या फिर औसत उपयोगिता, क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतिरिक्त उपयोगिता यानी जो एक्स्ट्रा आपको मिली है। मान लीजिए पहली यूनिट खाई, आपको उससे कितनी उपयोगिता मिली, मान लेते हैं 60 यूटिल्स मिली, और दूसरी खाई तो 40 मिली, तो दूसरी वाले से कितनी मिली, तो पहले 60 थी और 40, इसको माइनस कर दीजिए, जो 20 आएगी यही अतिरिक्त होती है, यही सीमांत होती है। अगला प्रश्न है, कीन्जियन सिद्धांत किस पर केंद्रित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में है। कीन्जियन जो सिद्धांत वो किस पर आधारित है, मांग पर, आपूर्ति पर, मुद्रा प्रवाह पर यानी मनी फ्लो पर, या व्यापार संतुलन पर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड पर, मांग पर, ठीक है। सरकार मांग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए। तो स्पष्टीकरण क्या है, कीन्जियन सिद्धांत के अनुसार मांग आर्थिक विकास का मुख्य चालक है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन में वृद्धि, मांग में वृद्धि, करों में कमी या मुद्रा का मूल्यांकन। क्या मुद्रा का मूल्यांकन हो सकता है, ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट करना सीखिए, ये आंसर नहीं हो सकता है। करों में वृद्धि ये मुख्य कारण होता है, नहीं। मांग में वृद्धि, मांग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या ये कारण हो सकता है, जी हाँ, यही कारण हो सकता है। बी ऑप्शन होगा, मांग में वृद्धि जब हो जाती है तो महंगाई बढ़ने लगती है। क्यों, मांग में जिस हिसाब से वृद्धि होती है, सप्लाई इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, तो क्या होती है, कीमतें बढ़ने लगती है, ठीक है। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो मूल्य में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, डिप्रेशन और रिसेशन में मुख्य अंतर क्या होता है। डिप्रेशन हुआ उसके बाद रिसेशन, ठीक है। उत्पादन का स्तर, रोजगार की स्थिति दोनों समान है, या समय अवधि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कारण होता है। तो उत्पादन का स्तर ये नहीं होता है, रोजगार की स्थिति ये भी नहीं होता, दोनों समान है,
ये भी ऑप्शन नहीं चाहिए। समय अवधि का डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी डिप्रेशन लंबे समय तक चलने वाला रिसेशन है, ठीक है। डिप्रेशन लंबा समय तक चलता रहा तो कहते हैं हम रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, महामंदी आ गई। प्रत्यक्ष कर का क्या उदाहरण? ये तो बहुत ईजी सा हलवा सा क्वेश्चन है। पहला आयकर, वस्तुओं और सेवा कर यानी जीएसटी, सीमा शुल्क, या कोई दूसरा एक और है बिक्री कर। कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो कौन सा हो जाएगा? इनकम टैक्स, आप जानते हैं। अगला है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दर्शाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या है? मांग का उत्पादन पर प्रभाव, मूल्य परिवर्तन पर मांग का प्रभाव, या उपभोक्ता व्यवहार या आपूर्ति का वितरण? बताइए क्या होता है? पहला मांग का उत्पादन पर प्रभाव, इसका मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ डिमांड की बात चल रही है, उत्पादन कहाँ से आ गया, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार, ये भी नहीं होगा। आपूर्ति का वितरण, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आया? मूल्य परिवर्तन पर मांग का प्रभाव, यानी मूल्य आपका परिवर्तित हो रहा है तो उस वस्तु की मांग पर, यानी डिमांड उसकी कितनी कम की जा रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, इसको जो देखते हैं, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगला है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, ये बताना है आपको। आयकर होगा? नहीं। निगम कर होगा? नहीं। संपत्ति कर होगा? नहीं। ये तीनों ही डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये वाला है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा कर प्रगतिशील कर है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली मतलब होता है आपकी आय बढ़ने के साथ साथ उस पर टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा कर होता है? आयकर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? डेवलपिंग जो इकोनॉमी है उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, क्या ये होता है? नहीं, विकसित देशों की ये है। अगला है असमानता में कमी, क्या ऐसा होता है? ये भी एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन ठीक नहीं है। उच्च बचत होती है, ये भी नहीं होता है। क्या तीव्र औद्योगिकीकरण होता है? ये सही है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, धीरे धीरे विकास होता है विकासशील देशों में, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकीकरण तीव्र होता है लेकिन असमानता अधिक होती है। जैसे देश अपना भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो या आसपास के एग्जाम्पल ले सकते हो, तो कंट्रीज हैं। अगला है सकल घरेलू उत्पाद में कौन से घटक शामिल नहीं है? तो वस्तु और सेवाएं, क्या ये शामिल नहीं है? शामिल है। आयात, निर्यात, सरकारी व्यय, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो आयात शामिल नहीं होता है, ठीक है। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे प्रश्न के, ठीक है। तो बताइए पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन उद्देश्य होता है, इंटेंशन, वो क्या होता है? लाभ बढ़ाना, समानता। क्या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो समानता पर बल दिया जाता है? नहीं। सरकारी नियंत्रण होता है? नहीं, पूंजीवादी पे हम बात कर चुके हैं। निजी स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण होता है? नहीं। लाभ कमाना पहला उद्देश्य होता है। अगला हो गया कीन्जियन क्रांति यानी कीन्जियन जो रिवॉल्यूशन का संबंध था वो किससे था या किससे है? पूर्ण रोजगार से, पूंजी संचय से, सरकारी हस्तक्षेप से, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की सरकार आए और उसको नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, ठीक है, प्राइस वगैरह को, मुद्रास्फीति ज़्यादा होने ना पाए, ये सब देखता है। या फिर व्यापार उदारीकरण यानी ट्रेड लिबरलाइजेशन पर काम करता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप थोड़ा सा रिलेट करिए। हम इन सब पर बात कर चुके हैं कि कीन्स हो गए और एडम स्मिथ हो गए, किस पर बात करते थे, है ना, किसको किसको बढ़ावा दिए। तो इन्होंने क्या कहा था? सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये रीज़न भी बताया था कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो रहा था, इसलिए क्या रिसेशन आई थी 1929 की। अगला है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पर निर्भर करती है? वस्तु का प्रकार, टाइप ऑफ गुड, आपूर्ति का स्तर, आय स्तर, या फिर कर नीति। तो ध्यान रखिएगा जो वस्तु की लोच है, मांग की लोच जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो वस्तु के प्रकार पर निर्भर करती है, वही लोच बताएगी, ठीक है। स्पष्टीकरण यही कि आवश्यक वस्तुएं कम लोचदार होती हैं जबकि विलासिता वस्तुएं अधिक लोचदार होती हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल लो, नमक हो गया। नमक अगर 200 रुपये किलो भी हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे? वो अच्छे से खाएंगे क्योंकि उसके बिना स्वाद ही नहीं आएगा, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कम लोचदार होगा। और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप केवल फैशन के लिए खरीद रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उस पर क्या होगा? वो अधिक लोचदार होंगे कि अगर सस्ती हो जाएगा खरीद लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हटा, उससे ज़िंदगी थोड़ी ना हमारी चली जाएगी, है ना। ऐसा है। राजस्व घाटा किससे संबंधित होता है? व्यय ज़्यादा हो, आय कम हो, आय ज़्यादा हो, व्यय कम हो, संतुलित बजट, या आय और व्यय बराबर हो। राजस्व घाटे की बात कर रहा है।
बताइए बताइए। आय और व्यय बराबर हो, नहीं ये तो नहीं होगा। संतुलित बजट, ये भी नहीं होगा। क्या आपके व्यय ज्यादा हो जाते हैं और आय का, व्यय ज्यादा हो जाता है आय कम होता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए आय कम हो तो उसको हम राजस्व घाटा बोलते हैं। अगला है व्यापार चक्र यानी बिजनेस साइकिल के किस चरण में मांग घटती है, मांग घट जाती है। तो सिंपल सी बात है, रिसेशन जब होगा तो मांग घट जाएगी, ठीक। मंदी के समय में मांग और उत्पादन दोनों कम हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या अर्थ है? एकाधिकार, कम उत्पादन लागत, बेहतर विपणन और उच्च गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा, जिस भी इकोनॉमी में, जैसे भारत में मान लीजिए, जिस भी इकोनॉमी में कंपटीशन हो रहा है, कंपनियां खूब कंपटीशन कर रही है, वहां पर अंततः जो लाभ होता है वो कस्टमर्स को होता है, यानी कम उत्पादन लागत क्या होती है, आती है। कम उत्पादन लागत होती है, कस्टमर को लाभ होता है, ठीक है। इस पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अर्थ है अन्य से कम लागत पर उत्पादन करने की क्षमता। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर आप सभी का सही होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है अर्थशास्त्र का विषय क्या है? धन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, सीमित संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हम बात कर चुके हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, या मुद्रा नीति का विश्लेषण करना। कई सारे लोग आंसर समझ गए होंगे, ठीक है, हमारे मुस्कुराहट से। कहां पर? हाँ, सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और संसाधन सीमित हैं। उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें अधिक से अधिक लाभ चाहिए, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला है उपभोक्ता अधिशेष का क्या अर्थ होता है? आपने कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट सुना होगा, इसका मतलब क्या है? भुगतान की गई राशि प्राप्त लाभ, भुगतान की गई राशि प्राप्त लाभ, या भुगतान और लाभ बराबर हो जाते हैं, लाभ नहीं होता है। यानी ये यहाँ कहा गया है कि मान लीजिए कस्टमर है, 5 रुपए का पेन खरीद रहा है, तो 5 का पेन खरीदा है, तो लाभ 5 रुपए पेन खरीद रहा है, लेकिन लाभ उसको 4 रुपए के बराबर हो रहा है, तो इस केस में उसको कंज्यूमर सरप्लस होगा। या 5 रुपए का पेन खरीदा है लेकिन उसको लाभ 10 रुपए के बराबर हो रहा है, इस केस में होगा। तो इस वाले केस में होगा, यानी कि भुगतान की गई राशि उसकी कम हो लेकिन लाभ ज्यादा हो, तो उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? तो कौन मरता है भाई? गरीब मरता है, तो पुअर क्लास जो होता है भाई उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, मुद्रास्फीति का, ठीक है। उनकी इनकम कम होती है, इतनी जल्दी बढ़ती नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में और भी उनकी हालत खराब होती है। ये सारी जो कारण होते हैं ये लेट उठते हैं, ठीक है। आजकल भी ऐसा हो रहा है भारत में, आप देख सकते हैं। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाता है? आयात, घरेलू उत्पादन, विदेशी निवासियों की आय, विदेशों में नागरिकों की आय। कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया? बी, ऑप्शन बी, विदेशों में नागरिकों ने जो आय कमाई है उसको भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। अगला है रोजगार सृजन किसका उद्देश्य है? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसका उद्देश्य है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिखा रहा है। क्या इस प्रश्न में मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर देखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी क्या किया जाता है? कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो रोजगार को भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था आंसर है। अगला है श्रम विभाजन से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। तो श्रम विभाजन से क्या होता है? लागत बढ़ती है, लागत तो नहीं बढ़ती है कह सकते हैं, दक्षता बढ़ती है, दक्षता घटती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो चला गया, ऊपर वाला भी चला गया। दक्षता बढ़ेगी या घटेगी? श्रम विभाजन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि एक सुई बनाने में भी 5 लोग काम कर रहे हैं। तो बताइए, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक मेज बनानी है, एक ही आदमी को 5 घंटे में बनाना है, तो 1 घंटा तो अच्छे से काम करेगा, मान लीजिए काट पीट दिया अच्छे से, लेकिन दूसरा जब फिनिशिंग का काम करेगा तो वो लेट डूबेगा। मतलब ऐसे कहेगा मैं थक गया हूँ, लाओ, ऐसे ऊट पटांग बना के डाल देता है। लेकिन एडम स्मिथ ने कहा कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, यानी 5 लोग उसी काम को करें, तो कोई क्या करेगा? लकड़ी को काटेगा, दूसरा क्या करेगा? अच्छे से मन लगा के, ठीक है, दूसरा क्या करेगा? उसको डिजाइन देगा, तीसरा क्या करेगा? उसकी फिनिशिंग करेगा। तो काम बहुत ही अच्छे से, दक्षता से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ठीक है। वही है श्रम विभाजन से श्रमिक विशेषज्ञता हासिल करते हैं जिससे उत्पादन कुशल होता है। समावेशी विकास का अर्थ क्या है? ये तो जानते हैं आप, सभी वर्गों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है। अगला है संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो आप बताइए, संपत्ति कर जो प्रॉपर्टी पर लगता है वो क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, मूल्य वर्धित कर है, या सीमा शुल्क है? क्या है?
ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है ना, वेल्थ टैक्स हो गया, और कौन सा, इनकम टैक्स हो गया, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। बहिर्वाह यानी लीकेजेस का क्या अर्थ है, आय की बचत होती है, नहीं, लीकेज जो होगा, तो लीकेज जैसी बात आ रही तो आय की बचत कहाँ से हो जाएगी, ठीक है, तो ये आंसर गया। आय का देश से बाहर जाना ये हो सकता है, लेकिन अगले भी देख लेते हैं। कर भुगतान, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये नहीं होगा। आयात निर्यात अंतर, ये भी नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से बचत का, धन का बाहर चला जाना, ठीक है। अगला है बाजार संरचना यानी मार्केट स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, बाजार का आकार, प्रतिस्पर्धा का स्तर, उत्पादों की गुणवत्ता या विपणन रणनीतियां। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं होता है, उत्पादों की गुणवत्ता, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आ गया, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का स्तर, बाजार का आकार, साइज ऑफ मार्केट, बाजार संरचना है, प्रतिस्पर्धा का स्तर, इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या होता है, तो सरकार क्या करती है, किसानों की जो फसलें होती हैं, ठीक है, उनका नुकसान ना होने पाए, तो उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या करती है, डिसाइड करती है। तो इससे किसका लाभ होता है, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है, ये किसानों को लाभ देना इससे संबंधित है, निर्यात को प्रोत्साहन देना या आयात को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो गया किसानों को लाभ देना। अगला आंसर देख लेते हैं, स्पष्टीकरण आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो। मांग और आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई, किसे परिभाषित करता है, मांग का आपूर्ति पर प्रभाव, मूल्य का मांग और आपूर्ति पर प्रभाव, उत्पादन का आय पर प्रभाव, या व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन की बात नहीं होगी यहाँ। उत्पादन का आय पर प्रभाव, ये भी पॉइंट नहीं होगा। मांग का आपूर्ति पर प्रभाव, ये भी नहीं होगा। मूल्य का मांग और आपूर्ति पर प्रभाव, यानी जो मूल्य है उसका मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई पर क्या प्रभाव डाल रही है, इसका अध्ययन करता है। मूल्य का मांग और आपूर्ति पर प्रभाव। अगला है पारस्परिक लाभ यानी म्यूचुअल बेनिफिट जो होता है, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में देखा जाता है। पारस्परिक लाभ जो हो रहा है तो किस में देखा जाता है कि भैया आपका भी लाभ हो जाए, मेरा भी हो जाए। पूंजीवादी में, समाजवादी में, मिश्रित या बार्टर सिस्टम में, बार्टर प्रणाली में। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी, बार्टर सिस्टम में, ठीक है। आपको बार्टर सिस्टम आप जानते होंगे कि जब पहले मनी का अभाव था, मुद्रा का अभाव था, ठीक है, एक्सचेंज वाला जो सिस्टम नहीं था, आप कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो नहीं था, ठीक है, मुद्रा जैसी चीज़, तो बार्टर सिस्टम चलता था कि मेरे पास गेहूं ज़्यादा है, चावल कम है, ठीक है। मान लीजिए चावल नहीं है, मेरे पास गेहूं ज़्यादा है, दूसरे के पास गेहूं कम है, चावल ज़्यादा है, तो उसको हम गेहूं दे करके चावल ले लेंगे, तो हमारी भी हो जाएगा, उसका भी काम चल जाएगा, ठीक है। श्रम की उत्पादकता यानी लेबर प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव डालता है, मजदूरी दर, वेज रेट पर, कार्य के घंटे पर, प्रशिक्षण और तकनीकी, बाजार की मांग। तो क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण और तकनीक यानी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी अगर आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए श्रमिकों को तो उनकी कुशलता बढ़ती है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से किसी भी काम को कर पाते हैं। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट का क्या अर्थ होता है, कुल लागत होती है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। स्थिर लागत होती है, नहीं। औसत लागत होती है, नहीं। सीमांत का मतलब ही होता है कोई चीज़ इतनी है, दूसरी बार में इतनी मिली, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो जो होता है वही सीमांत लागत होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन की लागत कितनी होगी, ठीक है, एक अतिरिक्त जो इकाई बन रही है उसकी लागत कितनी, वही सीमांत लागत होता है, ठीक है। अगला है बाजार में असफलता, मार्केट फेलियर का क्या अर्थ है, तो प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, बाजार में संसाधनों का अप्रभावी उपयोग, उपभोक्ता का संतोष, ये पॉइंट ही नहीं है कोई। सरकारी नियंत्रण, नहीं, ये भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, नहीं, मार्केट फेलियर में नहीं होता है। अगला है बाजार में संसाधनों को अप्रभावी उपयोग, तो ठीक, बाजार में संसाधनों का जो रिसोर्सेज हैं उनका अप्रभावी उपयोग हो रहा है, ठीक है। अगला है अधिक आपूर्ति यानी अगर सप्लाई अधिक हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए टमाटर है तो एक वस्तु है, ठीक, उसकी आपूर्ति अधिक हो जाए, बाजार में बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उसका प्रभाव क्या होगा। हम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। कीमतों में गिरावट हो जाएगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। कोई भी चीज़ ज़्यादा बाजार में आएगी तो क्या उसकी कीमत में वृद्धि होगी, नहीं, ये आंसर तो नहीं होगा। उत्पादन में कमी हो जाएगी, उत्पादन का कमी से क्या मतलब है, वहाँ तो बाजार में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मांग बढ़ना, क्या मांग बढ़ जाएगी या कीमतों में गिरावट आ जाएगी, मांग तो उतनी ही रहेगी लेकिन कीमतों में गिरावट आ जाएगी। ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बल्क में उत्पादित हो जाती है, उसको खरीदने वाले ज़्यादा नहीं है, तो वो माटी मूल बिकने लगता है, मतलब वो उसकी कीमत बहुत गिर जाती है, तो कीमतों में गिरावट आ जाएगी, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी का उद्देश्य क्या होता है, मजदूरी कम करना, श्रमिकों का शोषण कर रोकना, उत्पादन लागत बढ़ाना,
या फिर बेरोजगारी बढ़ाना। तो इससे क्या हो जाएगा, श्रमिकों का शोषण रोकना। न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय कर दी कि भैया कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी कैपिटलिस्ट आदमी हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, इतनी मजदूरी ये जो दर मैंने तय करके रखी है, कोई भी इससे कम उसको नहीं दे सकता है, वरना उसको देख लिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। ऐसा होता है कि भैया एक मजदूर को 300 रुपये मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर वो चाहे कितना भी तय कर ले कि 500 रुपये ले ले, 700 ले ले, 800 ले ले, है ना। जैसे आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है जो ई रिक्शा वाले होते हैं खूब ठगते हैं ना। पता चले 5 किलोमीटर दूरी का अपने वहाँ लेते थे 5 रुपये, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे 50-50 रुपये ले लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो यही है। अगला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का लाभ क्या होता है। तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके देश में, कोई एप्पल वाले या कोई माइक्रोसॉफ्ट वाले आपके देश में अगर कंपनी खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डालेंगे, तो क्या होगा, इससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा, रोजगार के अवसर में सृजन होगा। हाँ, तो रोजगार तो बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी खोलेंगे तो वो हायर करेंगे, रोजगार होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं, आयात में वृद्धि होगी। आयात में वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। पूंजी की कमी होगी, नहीं, पूंजी की कमी तो नहीं होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो केवल सरकारी नियंत्रण, इस पर हम बात कर चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, केवल सरकारी नियंत्रण होता है, केवल निजी नियंत्रण, सरकारी और निजी दोनों का संयोजन होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सरकारी और निजी दोनों का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। निजीकरण को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं को कम करना, पूंजीवाद को समाप्त करना, या सरकारी नियंत्रण करना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। तो जब यहाँ लिबरलाइजेशन उदारीकरण की, उदार होने की बात कर रही है, तो सरकार नियंत्रण क्यों करेगी, डी ऑप्शन चला गया। निजीकरण को बढ़ावा देगी, हाँ हो सकता है। व्यापार बाधाओं को कम करती है, यहां पर निजीकरण को बढ़ावा देना, उदारीकरण अलग अलग पॉइंट है, समझिए। निजीकरण को मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उदार होने का मतलब होता है कि आपको छूट देना। तो व्यापार बाधाओं को कम करना, बाधाएं कम की जा रही, छूट दी जा रही, आप ये भी काम कर सकते हैं, तो बाधाओं को कम करना ये हो जाएगा। उदारीकरण एक आर्थिक नीति है जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश से जुड़ी सरकारी बाधाओं को हटाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है, या आयात और निर्यात को आसान बनाता है और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे भारत ने 1991 में किया था एलपीजी, आपको याद होगा। मांग का नियम के अनुसार यदि मूल्य घटता है तो क्या होगा, भाई साहब, किसी भी वस्तु का अगर मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन बी। सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल है, शुद्ध निवेश, पूंजी अपक्षय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, सकल निवेश में पूंजी अपक्षय और शुद्ध निवेश दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है। लाभ अधिकतम करना, क्या समाजवादी जो इकोनॉमी होती है उसका उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है, नहीं, ये ऑप्शन चला गया। समाज का कल्याण, हाँ हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। निजी संपत्ति की वृद्धि, नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था निजी संपत्ति की वृद्धि पर बल नहीं देता है। न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप नहीं होता, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाज का कल्याण, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल किसके लिए उपयोगी है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए, उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, उत्पादकों को लाभ देने के लिए, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए। मूल्य नियंत्रण की बात कर रही है, प्राइस कंट्रोल क्यों किया जाएगा, मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, नहीं, आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाएगा, नहीं, उत्पादकों को लाभ देने के लिए किया जाएगा, नहीं, उपभोक्ताओं को बचाने के लिए किया जाएगा, ताकि कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे मुद्रा न ले ले, आप कह सकते हैं। ठीक है, हाई प्राइस ना कर दे, तो उपभोक्ताओं को बचाने के लिए किया जाता है ऐसा। अगला है अल्पकालिक उत्पादन यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन में कौन सी लागत स्थिर रहती है। तो स्थिर की ही बात की जा रही है, तो स्थिर लागत स्थिर रहती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ही स्थिर रहेगी ना। अगला है निवेश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या रोजगार को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही बात है, या आयात को हटाता है, नहीं, या आर्थिक विकास को गति देता है, ये भी हो सकता है। तो ये आर्थिक विकास को गति वाला जो है ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निवेश उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर जीडीपी में योगदान करता है, इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं जो दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती हैं। उसके बाद देखते हैं 47, हमारे 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून का उद्देश्य क्या होता है। ध्यान रखना, यहाँ उपभोक्ता संरक्षण की बात हो रही है, यानी उपभोक्ताओं के साथ गलत ना हो, है ना, सरकार इस पर बल दे रही है। तो व्यापार को प्रोत्साहन, ये आंसर ही नहीं होगा। आय को बढ़ाना, ऑप्शन सी, ये भी नहीं होगा, आय थोड़ी बढ़ाई जा रही है। उत्पादन में सुधार, ये भी नहीं। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा,
ये होगा आंसर, ठीक है। अगला है सकल राष्ट्रीय बचत यानी ग्रॉस नेशनल सेविंग किससे बनी होती है? निजी बचत और सार्वजनिक बचत, घरेलू बचत और विदेशी बचत। विदेशी बचत का क्या लेकर करेंगे? सकल राष्ट्रीय की पूछ रहा है, ग्रॉस नेशनल की पूछ रहा है, तो इसमें निजी बचत और सार्वजनिक बचत ये दोनों ही बचत को सम्मिलित किया जाता है। अगला है 49, सरकारी घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट किससे संबंधित है? कुल व्यय और कुल राजस्व का अंतर, कुल व्यय और कर राजस्व का अंतर। कर राजस्व वाली बात ही नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। ध्यान रखना ये एक ही जैसे लग रहे हैं, बट ये गलत है क्योंकि कर राजस्व यहां बोल रहा है, ठीक है। अगला है सरकारी उधार, ये भी नहीं होगा, सरकारी ऋण ये भी नहीं होगा। आंसर पहला वाला हो जाएगा। कुल व्यय और कुल राजस्व का अंतर जो होता है वही होता है आपका, क्या पूछा था यहां पर? सरकारी घाटा, ठीक है। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मांग और आपूर्ति का संतुलन कब प्राप्त होता है? डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मांग और आपूर्ति बराबर हो, जब कीमतें घट रही हों, जब उत्पादन अधिक हो, जब मांग अधिक हो। क्या होगा? जब मांग अधिक हो। संतुलन की जब बात आएगी तो समझ लेना वहां किसी न किसी के इक्वल होने की बात आ रही है। तो इक्वल होने की बात इसी में किसी कहीं आ रही है, बराबर होने की बात आ रही है। देखो यहाँ आ रही है, जब मांग और आपूर्ति बराबर हो तो क्या होगा? संतुलन हो जाएगा, बस सिंपल। तो ये रहा आपका क्लास एमसीक्यू वाला। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लासेस आते रहेंगे। अगली वीडियो में हम कुछ प्रश्न उत्तर जो आपके उसी चैप्टर में दिए गए हैं उसको देखेंगे। बाय बाय।